self-induction. Today, on Sunday, we are going to start with self-induction. Self-induction means a magnetic property which is developed in any of the inductor. Now, what do you understand by an inductor? By inductor, we say that it is actually a solenoid. Right? You have got a coil, and in this coil you can see that this inductor coil, it is called as the inductor, right? Okay, now what is the self induction? It is the property of a coil. This coil, by virtue of it, the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it, inducing an EMF. ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, हम यहां देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कॉइल है. इस कॉइल में मैंने करंट को इंक्रीज किया. ये बढ़ता हुआ करंट को ओपोज करेगा. ठीक है, इंडक्टर क्या करता है, बढ़ रहा है करंट, ध्यान दीजिएगा. तो ये बढ़ते हुए करंट को इसके अंदर देखो, बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉइल में करंट चेंज हो रहा है. कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब चेंज तो हो रहा है ना. हमारा लेंज लॉ क्या कहता है, फैराडे के नियम से और लेंज लॉ से हमको ये पता है कि जब भी कॉइल से एसोसिएटेड कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो वहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. यहां पर करंट को मैंने इंक्रीज किया, अब रोकना है भाई. इंक्रीज होगा तो उसको रोकना है. तो रोकने के लिए इस कॉइल में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है जो इस बढ़ते हुए करंट को रोकती है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसी कॉइल में करंट को रिड्यूस करते हैं. जब हम करंट को रिड्यूस करेंगे तो कम हो रहा है, तो उसको भी रोक रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी, जाकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी. ठीक है, बढ़ता और घटता आपको समझ में कैसे आएगा, इसके लिए हम एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और एक इंडक्टर लेते हैं. दोनों रेजिस्टर और इंडक्टर को एक पैरेलल में कनेक्ट करके हम इसके साथ दो एक समान बल्ब लगाते हैं, छोटे छोटे एक के जैसे बल्ब. अब उसके साथ हमने बैटरी लगा दी और बैटरी लगा करके इस बैटरी के साथ एक की अटैच किया और इस की को ऑन किया. जैसे ही हम इस की को ऑन करेंगे, क्या देखेंगे कि करंट इसमें 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है. तो बल्ब B1 इंस्टेंटली ग्लो कर जाता है. लेकिन जो बल्ब B2 है ना, वो पहले एकदम धीरे से ग्लो करता है, उसके बाद ब्राइटनेस उसकी बढ़ती जाती है थोड़ी, उसके बाद में जाके सेट होता है. ऐसा क्यों भाई? इसमें भी वही बल्ब लगा है, इसमें भी वही बल्ब लगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है, इसमें इंडक्टर और इसमें बल्ब. तो करंट जैसे ऑन करते हैं तो दोनों ही बल्ब को एक जैसा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है अगर हम मान के चलें, तो ये वाली जो बल्ब है वो धीरे से जलती है और ये जल्दी एकदम तुरंत जल जाती है. कारण क्या है? क्योंकि इस पे लगा हुआ है कॉइल और इसमें लगा हुआ है रेजिस्टेंस. कॉइल क्या कर रहा है? कॉइल बढ़ता हुआ करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है ना. तो इस जो बढ़ता इस पे जा रहा है ना, इसके अंदर करंट, उसको इस इंडक्टर के ओपोजिशन का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे सामना करता हुआ वो बढ़ाएगा अपना करंट को और ये बल्ब को ग्लो करवाएगा. इज दिस क्लियर? और ये कब तक रहेगा? अगर करंट स्टेडी हो जाएगा तो दोनों बल्ब की ग्लो एक जैसी होगी. लेकिन जब तक करंट आपका एक मोमेंटरीली, एक छोटे से सेकंड के लिए आपका जब करंट बढ़ रहा होता है, तो तब हम देखेंगे कि ये बल्ब B2 धीरे से ग्लो होगा. ठीक है, अच्छा, अब हम लेते हैं कि एक और एग्जांपल इसी सेल्फ इंडक्शन के बारे में. हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह की बात करते हैं ना, हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल स्विच होता है. कई बार हम जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते हैं, हाँ, जैसे हीटर हुआ या फिर कभी हमारे पास में कोई भारी वाला, दैट मींस कोई मिक्सी चला रहे होते हैं या फिर कोई अगर अपने पास में ग्राइंडर है उसको चला रहे होते हैं, या फिर उससे ज्यादा बोल लो कि हमारे घर में कभी वेल्डिंग का काम होता है या कुछ ऐसा होता है, तो जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या आप लोगों ने वहां से स्पार्क निकलता हुआ देखा है? हाँ या नहीं?
जब ऑफ करते हैं स्विच को, ऑन करते समय जब भी कमी होता है, लेकिन ये ऑफ करते समय हमको स्पार्क दिखाई देता है। कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है? कितने लोगों ने इसको यस मैम, ऑब्जर्व बहुत किया है? बार होता हम्म, बताएं। है। यस मैम, देखा है। यस मैम, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है, कई बार ये कूलर में भी होता है। अगर हमारे घर का कुछ प्रॉब्लम होगा तो जनरली देखना ये भारी चीज को, तक मीन जिसका लोड बहुत जाता है, वहां पर स्विच को ऑफ करते समय आपको एक स्पार्क उठता हुआ नजर आता है। आप ऐसा हाथ ऐसा हटा लेते हो वहां पर, इसका कारण सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, और एक है कि हम लोगों ने एक कॉइल लिया और यहां पर देखते हैं बेटा, हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक कॉइल है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारी, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहे हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने डीसी का सप्लाई लगा दिया और डीसी की सप्लाई लगा करके हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया। स्विच को जब ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर से भी जाएगा, बल्ब के अंदर से भी जाएगा, बल्ब ग्लो होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। लेकिन जब हम ऑफ करते हैं इसको, इस सर्किट को जब हम ऑफ करते हैं तो देखते हैं कि ऑफ करने के समय, ऑफ करने के तुरंत बाद इस बल्ब की ग्लो बढ़ जाती है। कारण बोलिए, क्योंकि करंट अब डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हम ये बल्ब क्यों लगाते हैं, इसका स्विच को ऑफ करते समय, while the switch is off, switch is while this, एक मिनट अच्छे से इंग्लिश लिख देती हूँ इसमें, जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो अचानक से करंट इसमें बढ़ता है, क्योंकि हमारा इंडक्टर क्या काम कर रहा है, अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा और घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये बल्ब ऐसे जोर से ग्लो करेगा। क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आएगा मेरे बच्चों कि यहां पर एक कॉइल है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके साथ पैरेलल में बल्ब क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि भाई बल्ब हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है मोमेंटरीली, एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स के लिए बढ़ेगा। मान लो कि इस कॉइल में बढ़ जाता है तो एक कॉइल खराब हो सकता है और कॉइल बहुत महंगा होता है। कॉइल ही खराब हो गया, हम नहीं चाहते कि कॉइल खराब हो, हम क्या करते हैं, इसके साथ पैरेलल में एक बल्ब लगा लेते हैं। तो जैसे ही पैरेलल में एक बल्ब लगता है तो हो जाए खराब, क्या दिक्कत है, फिर से बल्ब बदल लेंगे, बल्ब तो सस्ती होती है। तो इसलिए पैरेलल में एक बल्ब लगाते हैं। सवाल क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट में पैरेलल में क्यों बल्ब को लगाते हैं? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? Okay, this is where we can observe the self inductance, right? Now there is some non inductive coils भी होते हैं। मान लीजिएगा कि मेरे पास एक रेजिस्टर है, कितने लोगों ने रेजिस्टर्स को देखा है? रेजिस्टर्स ऐसा ही होता है, जैसे रेजिस्टेंस कॉइल होता है ना, वो ऐसे लपेटा हुआ होता है। बेटा अगर हमने इसके अंदर एसी की सप्लाई को डाल दिया, ठीक है, बल्ब भी देख लो, पुराने वाला बल्ब देखो, याद आया, इनकैंडेसेंट बल्ब 10 रुपए वाला, उस बल्ब को ध्यान से देखिए हो आप, उसके अंदर टंगस्टन की कॉइल बनी होती है। वो टंगस्टन की कॉइल कुछ इस तरीके से दिखती है। हमने एसी पास किया तो एसी में क्या हो रहा है, पीक में जा रहा, लो पीक, लो पीक, मतलब हर पल करंट बदल रहा है। हर पल करंट बदल रहा है, इसका मतलब है कि ये इंडक्टर है भाई। इंडक्टर क्या करेगा, एक बार बढ़ रहा है करंट तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा है करंट तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हमको नहीं चाहिए कि ये बढ़ना घटना होए, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को एक बार ऐसे लपेटा, अब इसी कॉइल को इंडक्टर बनाने के लिए एक बार उल्टा भी इसी के अंदर लपेट देंगे, है ना, ऐसा वाइंडिंग हो जाएगा। मतलब एक बार सीधा और एक बार उसी कॉइल को उल्टा, तो एक बार इंडक्टेंस ऐसे होगा, उसी इसमें सीरीज में जा रहा है वो, तो एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा नॉन इंडक्टिव कॉइल, यानी इसमें कोई भी इंडक्शन नहीं है। तो ये है हमारा इंडक्शन के एग्जांपल्स, है ना, बल्ब ब्लोज बिफोर, ये एक्सटिंग्विशिंग, ये सब तो मैंने बता दिया। होपफुली एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस।
inductance, right? Self-inductance is called as the inertia of electricity. Inertia क्या है? Inertia हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था. क्या है inertia? जो भी चीज चल रही है उसी टाइप को चलने के लिए होता है. अगर कोई चेंजेस उसमें आए ना, वो चेंज को रोकने की जो प्रोग्राम बनती है उस पर्टिकुलर बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया, है ना. तो हमने मास लेकर के इनर्शिया पढ़ा था, है ना. पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पूरा इनर्शिया पे था, लेकिन वो मास से रिलेटेड था. यहां पर हम इनर्शिया किसकी बात कर रहे हैं? हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर चेंज हो, बढ़े, घटे, तो ये रोकने की कोशिश करता है, और ये रोकने का प्रोग्राम कौन करता है? सेल्फ इंडक्शन. किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन. इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, प्लीज लेट मी नो एंड राइट सीसी इन योर कमेंट बॉक्स. कम ऑन फास्ट. Yes, everybody is understood. So let me see who all are there in the class. It's Aditya, Ankita, Diksha. Diksha matlab, yeah, Sia, Palak, Saksham, Shrinkla, Shrishti and Vishesh. बाकी लोग सो रहे हैं. चलिए, कोई बात नहीं है. I'm recording this. Now, the recordings of class 12th is put in the YouTube. And whenever you want to see, like, you can see that, right? And I'll give you the special link to this also. We'll be putting it in a special link so that all these students can have the access to it anytime, right? Okay, maybe some of the classes which are not taken in the regular class will also be put in the YouTube, so that whenever you feel like, okay, हाँ, exam के questions है, मुझे देखना है, you can always see that. Okay, then now we have understood all this for. Srishti, I'll give you more time to write. Now we will define what is the coefficient of self-inductance. बच्चा, self-inductance की मैं बात करूं तो देखो ये कॉइल है. आदित्य, समझ रहा बेटा? यस मैम, आ रहा, समझ आ रहा. या बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये वाला, है ना. मैंने आपको ये पूरा एक ही सेंटेंस में मुझे डिफाइन करना है इस चैप्टर को, तो क्या बोलूंगी आदित्य? भाई फ्लक्स चेंज कर, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सर्किट पूरा कर, करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना. फ्लक्स बढ़ रहा है, घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा है, बढ़ाने की कोशिश करेगा. बस इतना ही याद रखना है. समझ गए इस चैप्टर का सार सब कोई? हाँ, हम नोट्स अभी लिखने की बाद में अभी. वेट लेट मी एक्सप्लेन. उसके बाद लिखेंगे ना, नोट्स भी लिखेंगे, सब लिखेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. देखो, मैंने यहां पर स्विच को ऑन किया, करंट बढ़ रहा है. करंट जब बढ़ेगा, जितना ज्यादा करंट में चेंज आएगा, हाँ, तो उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना बेटा. जब मैं फ्लक्स की बात करती हूं तो फ्लक्स देखो, इसमें ज्यादा करंट में कॉइल में पास करूं तो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. कम करंट पास करूं तो कम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. इतना तो यहां तक को तो मेरे से एग्री करते हो ना सब कोई. फ्लक्स मतलब फ्लक्स कैसे चेंज होगा? इस कॉइल में देखो, ये वाली कॉइल में मेरे को फ्लक्स को चेंज करना है, तो करंट बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. करंट को कम किया, इसका मतलब है कि फ्लक्स भी चेंज कम हो जाएगा. ठीक है, तो अब इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ले सकती हूं फ्लक्स और करंट के बीच में. तो हमारा ये जो फ्लक्स जो है ना बेटा, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेते हुए फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट L into I. Now what is this L? L is called as the coefficient of self inductance. This is called as the coefficient of self inductance. यानी ये कॉइल पर डिपेंड करता हुआ एक कांस्टेंट. The coefficient of self-inductance of a coil is numerically equal to the amount of the magnetic flux linked with the coil when a unit current flows through it. Whenever I want to write what is the self-inductance of a coil, that means if you have got a unit current which is passing through it, if I is equal to 1 ampere. So what is flux?
that is equal to L because I is equal to 1. So the coefficient of self-inductance or self-inductance of a coil is numerically equal to. Can I know why it is numerically? Because flux का unit अलग होता है, inductance का unit अलग होता है. So they have said it is numerically equal to the amount of the magnetic flux which is linked with the coil when a unit current मतलब 1 ampere का current flows through it. The coefficient of self-inductance of the coil is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current is equal to unity, and this is called as the scalar quantity. Let me come to that also. अच्छा, Faraday's का law आपसे क्या बोला? हाँ, फ्लक्स और EMF के बीच में क्या संबंध बताया? फैराडे के लॉ ने आपको ये बताया, फैराडेज लॉ, उसने ये बताया कि फ्लक्स दिया है that is equal to L into I. What is the EMF? So you will write that is equal to d phi by dt, Faraday's law. That is equal to minus d phi by dt. That is equal to minus d by dt of L into I. L is a constant रे बच्चा लोग, negative को रहने दो. That is equal to di by dt. So what can I write here? EMF E, it is equal to minus L di by dt. E is equal to minus L di by dt. But if I want to take only the magnitude, I don't have to put this minus sign. I can have this as L di by dt. Now let us take that this L di by dt is equal to 1. If di by dt that is equal to 1 ampere per second, that means you are changing the current as 1 ampere in 1 second, then in that case E is numerically equal to L. So there is another definition of the self-inductance. The self-inductance of the coil is equal to the EMF induced when the rate of change of current through the coil is unity. That means di by dt, it is equal to 1 ampere per second. This is inductance, and inductance is a scalar quantity. What is this inductance? This inductance is a scalar quantity. This is a scalar quantity because inductance cannot be a vector quantity. It will not have any direction. Is it clear? Right. Then we will write the notes also. Self-inductance is said to be 1 Henry. What is the unit? The unit of the self-inductance, the SI unit में अगर अपन लोग लेते हैं, it is equal to 1 Henry H when the rate of current is 1 ampere through a coil induces an EMF of 1 volt in the coil. What is the dimension of the self-inductance? This is not the A. You have to write it now. What is the dimensions of the self-inductance? Shreya, E is equal to L di by dt. इसका मतलब L is equal to E divided by di by dt. ठीक है? E का मतलब क्या बच्चा? E का मतलब E is volts, है ना? और इसको हम लोग एम्पियर्स में मेजर करते हैं और इसको सेकेंड्स में मेजर करते हैं. EMF को वोल्ट्स में जब लिखते हैं ना बेटा, what is 1 volt? 1 volt is equal to 1 joules by 1 coulomb, है ना? तो इसका जो हमको डायमेंशंस की बात करेंगे ना बेटा, तो EMF की जगह 1 joule by 1 coulomb, that means energy divided by charge, the whole divided by current divided by time. तो कितने लोग इसको बना सकते हैं? बताइए मुझे डायमेंशंस इसका. डायमेंशंस बताइए. L का डायमेंशंस बताएं. L
इट इज इक्वल टू एनर्जी का बताए m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2. चार्ज का होता है a मल्टीप्लाइड बाय t, द होल डिवाइडेड बाय करंट. तो ये एम्पियर होगा और ये क्या हो जाएगा, टाइम, है ना. तो हम क्या लिखते हैं इसको डायमेंशंस के रूप में. पिछले साल हमने काफी कुछ किया था इसका. सो दिस वुड गिव यू m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2 a t into t by a. So just cancel this. You will be getting the dimensions of L is equal to m L square t to the power of -2 and a to the power of -2. This is the dimension m L square t to the power of -2 and a to the power of -2. Right. Now this is the coefficient, dimensions of the self-inductance. Right. Okay. Now we will be studying about what is the EMF induced when a 10 Henry inductor which changes the current from 10 amperes to 7 amperes in 9 into 10 to the power of -2 seconds. So we know that EMF is equal to -L di by dt. L is given as 10 Henry. Then what is the change in the current? di. That is equal to I final minus I initial. I final is equal to 7 and I initial is equal to 10. That is equal to -3 amperes and time is given as 9 into 10 to the power of -2. So you will be getting minus Ls minus 10 di, that is equal to -3 divided by dt, that is equal to 9 into 10 to the power of -2. So you get minus minus, that is equal to plus 30 divided by 9 into 100. So you will be getting 1000 divided by 3, that much of volts, right? So this is a simple formula. E is equal to minus L di by dt, right? Okay, let us write all the notes till here. I'll be dictating. Please write it down, right? So start the today's notes. Put the date today, 30th of August 2020. Yes. Now, self-inductance of a long solenoid. बच्चा लोग अब बताएंगे मुझे, एक बड़ा सा सोलोनॉइड होता है ना, वो सोलोनॉइड होता क्या है? एक सोलोनॉइड कुछ नहीं बट एक हेलिक्स है. आपके पास ये बहुत सारा लंबा लंबा ऐसे, सबको मैंने एक ही टर्न्स का लिया, मेरे ड्राइंग के अनुसार मत जाओ, ये एकदम सेम रेडियस का बना हुआ है और मेरे पास एक कॉइल आ गई. मान लीजिएगा कि हमने इस पे करंट डाला और मोमेंटरीली बोलो या कुछ भी बोलो और ये वैरी कर रहा है जैसे हमने ऑन किया. तो हमने क्या देखा अभी अभी? हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी कॉइल होता है ना, उस कॉइल में करंट को पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in the coil? If the area of the coil is A, the length of the coil it is equal to say L, small l लेती हूं मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप L और L से. ये मैंने L ले लिया और टोटल नंबर ऑफ turns that is equal to L and small n is number of टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N
into I, फिर I is the amount of the current which is passed through it. So what can I write for this beta? Can I not write this as, जैसे B is equal to mu naught, ये जो N है, देखो इसको मत लिखो, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ mu naught into N by L. What is this N? Number of turns per unit length. So total number of turns is N. Length is L. So I can write this N as N by L and multiplied by I. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. किसका? इस कॉइल का, है ना. सो इस पूरे एक एक टर्न के लिए कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा? फ्लक्स इन ईच टर्न. तो आप बोलोगे B into A. B into A. A is the area of each turn, right? Pi r square. अगर सर्कुलर हुआ तो होगा. मान लो कि मुझे टोटल फ्लक्स की बात करनी है, तो मेरे पास कितने टर्न्स हैं? तो बोले n टर्न्स है, कैपिटल n टर्न्स है. तो हम क्या करेंगे? B into A into the total number of turns. अच्छा, B के बदले में क्या लिखेंगे? Mu naught N by L into I. एरिया की जगह A और नंबर ऑफ टर्न्स की जगह और एक बार N, है ना. तो अभी फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास सिंप्लीफाइड तरीके से. सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट हुआ, N 2 बार है, N इंटू N तो N स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एरिया हो गया, I हो गया, द होल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. ये फ्लक्स हो गई. लेकिन बेटा हमने डेफिनेशन अभी जब आपको बता रहे थे तो क्या बताया आपको फ्लक्स के बारे में? तो हमने ये देखा था कि भाई ये जो फ्लक्स है ना, दैट इज इक्वल टू L इंटू आई. इससे क्या समझते हो तुम? अगर फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई कर दिया तो L मिल गया. तो क्यों ना यहां पर मेरे पास जो आई है ना, ये देखो ये वाली आई, हाँ, इसको मैं लेके जाती हूँ नीचे, है ना. तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट इंडक्टेंस, यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N स्क्वायर इनटू A डिवाइडेड बाय L. दैट इज इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया. तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये वाला मेरा एयर कोर है, एयर कोर है मतलब कॉइल के अंदर हवा भरा हुआ है, तो इसीलिए हमने म्यू नॉट लिखा. तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो L डिपेंड्स ऑन जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ कोर पे डिपेंड किया. दूसरा वो N स्क्वायर यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल पे डिपेंड किया. L that is inversely proportionate to, देखो ये जो कैपिटल L है, it is inversely proportionate to length. लेंथ जितना बड़ा तो उतना कम हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, है ना. सो डिपेंड्स अपॉन inversely proportional टू लेंथ, इस बात पे डिपेंड किया. और डायरेक्टली वो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पर भी डिपेंड किया. अरे अरे क्या दिख रहा है भाई? करंट का तो कोई रोल ही नहीं है. जब मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रही हूं तो सेल्फ इंडक्टेंस जहां बात आई है तो वहां तो अपना जो करंट जो हमने डाला, किसके अंदर? हमने जो करंट डाला है इस कॉइल के अंदर, वो करंट पे तो डिपेंड किया ही नहीं. किस किस बातों पे डिपेंड किया है? जो कोर का अंदर का मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ पर, एरिया पर. अरे कुल मिला के कोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड किया. कोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड किया. और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ
कॉइल पे डिपेंड किया, कितना लंबा, कितना एरिया, कितना नंबर ऑफ टर्न्स, इन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो करंट पर, वोल्टेज पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे ही कोई और चीज भी पढ़े थे, किसको याद है जरा देखें, किसको याद है, अंकिता को, श्रृंखला को, पलक को, किसी को भी याद है क्या? देखें, कोई ऐसी चीज और भी थी जो सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही थी, ये नहीं डिपेंड कर रही थी किन बातों पर, ये नहीं डिपेंड कर रही थी वोल्टेज पर या किसी और पर। हाँ, क्या था याद करो, कैपेसिटेंस, है ना। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो कैपेसिटेंस पे किन किन बातों पे डिपेंड किया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, किन बातों पे डिपेंड किया? वोल्टेज पे डिपेंड किया था क्या? नहीं। करंट पे डिपेंड किया? नहीं। चार्ज पे डिपेंड किया? नहीं। किस बात पे डिपेंड किया? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो व्हाट इज इट? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो एरिया पे डिपेंड किया, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स पे डिपेंड किया, और कोर जो उसका जो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम रखा गया उस बात पे डिपेंड किया। वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस भी डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर पर। ठीक है ना। अब कोई कोर के अंदर कोई और चीज भर देते हैं तो क्या होगा? इन दैट केस, इफ core is made up of some other magnetic material, कुछ और से बना दिया जाए तो L डिपेंड करेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर n square A the whole divided by L. What is this mu r? It is the relative permittivity of coarse material। इन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है। This is a very small numerical we can do in this formula. What is the self inductance of a solenoid? Length is 40 centimeter, area of cross section is 20 centimeters square, and the total number of turns is equal to 800. We know L is equal to 40 centimeters. Converted into meters, area 20 centimeters square, so converted into meter, n is the number of turns, which is equal to 800. Substitute in the formula and get the answer. Mu naught into n square into A divided by L. We all know mu naught upon 4 pi is 10 to the power of -7. So that much of SI units, right? Now you put the value as of mu naught. Mu naught is equal to 10 to the power of -7 into 4 pi. Put this value here. Calculate it, you will get 128 pi into 10 to the power of -5 Henry. Okay? Fine. ठीक है बेटा. That's right. Now let's do, what if the coils are connected in series or they are connected in parallel? Right. So first we will consider, what if the coils are connected in the series. Now I've got this coil. Now this is various coils. They are all connected in series. This is having a self-inductance of L1. This is having a self-inductance of L2, L3, L4 and so on, and they are all connected in series, right? Now we understand that this, assume करेंगे कि all inductors are आइडियल। दैट मीन्स हम मान के चलते हैं कि इसमें एकदम रेजिस्टेंस ना के बराबर है। जब किसी भी इंस्टेंट पर अगर अपन करंट की बात करें, क्योंकि दे आर ऑल इन सीरीज, द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू ईच वन ऑफ देम, इट इज सेम, दैट इज I, right? So if you have got the same current in each of them, what about the EMF? The total EMF between the points A and B, you will be having the total EMF between points A
and B, you will have E. E is equal to the potential drop which is occurred for the points between across this L1, across L2, across L3, across L4. So E is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. Now, how do I find out the potential drop? That is, if it is there, so according to the definition, we know that is equal to minus L1 di by dt plus minus L2 di by dt. फॉर्मूला था हमारा E is equal to minus L di by dt. तो हमने यहां पर लगा दिया minus L3 di by dt and so on. अरे ये EMF total inductance, effective inductance in series है ना, minus L in series, the total change in current that is equal to di by dt. अरे current सब चीज का सेम है तो rate of change of current भी तो सेम होगा है ना. So di by dt को कॉमन नेगेटिव के साथ ले लो तो हमारे पास क्या मिलेगा, L1 plus L2 plus L3 and so on. यहां मेरे पास बचता है the inductance in a series multiplied by minus L di by dt. देखो ये minus L di by dt minus L di by dt दोनों जगह से कैंसिल हो जाता है. So what is the inductance of all the coils, the effective inductance of all the coils if they are connected in series? It is equal to L1 plus L2 plus L3 plus and so on. सबको पकड़ के जोड़ दो जैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं. वहां पर रेजिस्टेंस के लिए निकाला था, यहां हमने इंडक्टर्स के लिए निकाल लिया. ठीक है. What happens if the coils are connected in parallel now? Coil का parallel में connections इसका मतलब ये पहला coil, इसका inductance है L1. Now let us have the second coil. The inductance is equal to say L2. Then I've got another coil L3 and so on and so forth. Keep on continuously adding them together. So L1, L2 and L3. We all know if you have to connect everything in parallel, voltage remains the same, but what happens to the current? The current gets distributed, right? We know that. Now, what is the total amount of the current I? That is equal to the current I1. Here the current is I2 and here the current is equal to say I3. I is equal to I1 plus I2 plus I3, right? Now, what is the value of the EMF? By definitions, I know L, it is equal to di by dt. So, bachcha log, what is the value of di by dt? It is equal to EMF divided by the inductance, right? This is the value. Now, differentiate with respect to time. What you will be getting here? Di by dt, it is equal to d I1 by dt plus d I2 by dt plus d I3 by dt, and if you have more, you will be having more also. Okay, no issues. Now, what about the di1 by dt? Can I not write this as EMF is the same? Across each of the inductor, what remains the same? Voltage. Yeah, across each inductor, voltage is same as they are connected in parallel. Okay. So this becomes, the voltage is same, so it is E divided by L1 negative plus minus E divided by L2 minus E divided by L3, and the total EMF, if it is equal to E, so that is equal to L, which is in parallel. What I can do here is take E by L parallels as it is, negative is also there. So minus E is taken as common. Here I have got 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L, just a moment, 1 upon
L3 and so on. Lo, E, your E ko cancel, negative, negative bhi cancel. So what about the values out here? We know that if you have to find out the inductance in parallel, 1 upon LP, that is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 and so on. This is the final formula, same as that of the resistance. But here it is a different definitions altogether. This is happening only in the cases of the inductor. The inductance also is having a similar formula. Okay, please note this down.